नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद राजपुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम 2020 पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आप सबके लिए स्कूल डिपार्टमेंट के जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्कीम्स हैं वो लेकर आया था। इस वीडियो में हम लोग हायर एजुकेशन रिलेटेड जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्कीम्स हैं उनको कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि ये स्कीम्स हम लोग मिनिस्ट्री वाइज कवर कर रहे हैं और ये यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि एमपीएससी, आरपीएससी या एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, या अगर आप कोई बैंकिंग एग्जाम, एसएससी, सीजीएल या इवन जर्नल अवेयरनेस के लिए देखना चाहते हो, आप लोग देख सकते हो। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट पिटफॉल्स और सारे कनेक्शंस कवर करवाऊंगा ताकि आप लोग एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सको। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपको वीडियोस के नोट्स कहाँ मिलेंगे। ये तो आप लोग आई अरविंदा टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। हर एक वीडियो के हर एक स्लाइड के नीचे आपको मिलेगा ऐसा लिखा हुआ। इसी के अलावा इवन फोन नंबर भी मैंने दिया है, तो समझो आपको कोई अगर डाउट्स हो या अगर आप आने वाले हमारे जो भी बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही मेरा कोई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, मेरा नाम अरविंद सिंह राजपुरोहित है और मैं एचवी देसाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर, जो पुणे का बहुत ही नामचीन सेंटर है, वहां का ज्वाइंट डायरेक्टर हूं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के दो डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये हमारे सारे स्कीम्स कवर हो चुके हैं। अगर आप सीधा इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि पीछे का वीडियो देखिए, उसका आंसर आपको पता चल जाएगा जल्दी ही, क्योंकि मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं कुछ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस पिछले वीडियो से कनेक्टेड हैं, इसलिए उनको देख के ही आप लोग इनका आंसर्स अटेम्प्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखिएगा और बाद में एट द एंड ऑफ वीडियो हम लोग आंसर भी देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन कोर स्कीम्स के रिलेटेड है। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर लिखिए और फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन 3 हमारा यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन विद्यांजलि योजना से जुड़ा हुआ है। वीडियो को पॉज करके आंसर लगाइए। तो चलिए दोस्तों, हायर एजुकेशन के रिलेटेड सारे स्कीम्स समझ लेते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था कि जब भी गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आएगी तो पक्का सबसे पहले आपको जो है वो प्रॉब्लम समझनी होगी कि सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम पक्का एग्जिस्टेंस में होगी और उसके सॉल्यूशन किसी ना किसी कमिटी ने आपको पक्का दिए होंगे, या इवन गवर्नमेंट भी जानती कि ये इसके सॉल्यूशन होंगे और उन सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में आपके रिस्पेक्टिव स्कीम्स भी आने वाले हैं। तो वैसा ही अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो इस डोमेन में भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स प्रेजेंट है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हायर एजुकेशन में है, और फिर अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आई है तो ऑब्वियसली इवन आपको पता है कि उसके लिए एक रिस्पेक्टिव आपको स्कीम बनानी पड़ेगी, तो स्कीम याद रख पाना आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहली प्रॉब्लम हायर एजुकेशन में है लोअर एक्सेस टू द हायर एजुकेशन। आज भी जितने भी स्टूडेंट्स आपके 12वीं दे रहे हैं उनमें से हार्डली 26% स्टूडेंट जो है वो आपका हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो काफी कम है। वही अगर हम लोग बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो वर्ल्ड का एवरेज 33% है, ब्राजील का एवरेज 46% है, रशिया का एवरेज 78, चाइना का 33 और कोरिया का 93%। तो अगर हम लोग डेवलपिंग वर्ल्ड में भी देखें तो बहुत ही कम हम लोग इस रिस्पेक्ट में स्टैंड करते हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें और इसी में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में अगर मेल फीमेल का भी पॉपुलेशन देखे या एससी एसटी का भी पॉपुलेशन देखे तो उसमें भी स्टार्क डिफरेंसेस है। गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट के मल्टीपल इश्यूज है, हाई एंट्री बैरियर्स है, इनकंसिस्टेंट नॉन ट्रांसपेरेंट एंट्री नॉर्म्स है, एक्सेसिव गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, यूनिवर्सिटी के एफिलिएट इंस्टीट्यूट जो वो हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स है और उसमें भी आपका ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज्यादा डोमिनेंस होते जा रहा है। वन रजीम अप्लाइड टू ऑल सिस्टम है, जिससे कि क्रिएटिविटी के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी या अगेन कोई कॉलेजेस है तो उन लोगों के लिए कोई स्पेस नहीं है। मासिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन हो चुका है। दूसरी बात, हमारा एजुकेशन जो मिल भी रहा है तो वो हार्डली
क्वालिटी एजुकेशन है। अगर हम लोग बात करें तो टॉप 100 में तो बहुत ही मुश्किल होता है कि हमारे कोई इंस्टीट्यूट रैंक भी करते हैं ग्लोबल रैंकिंग्स में, जैसे कि क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग वन ऑफ द फेमस रैंकिंग है, उसमें से टॉप 200 में हार्डली 3 थे। बट वही अगर चाइना या और कंट्रीज को हम कंपेयर करें तो मल्टीपल आपके यूनिवर्सिटी स्टैंड आउट करते हैं। फंडिंग की प्रॉब्लम है, फंडिंग नहीं होने की वजह से उन लोग जितना इनोवेशन चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी के भी इश्यूज है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो गया है, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर नथिंग बट डिग्री शॉप्स नाउअडेज। और अगेन कोविड-19 ने एक और प्रॉब्लम समझा के दी है कि आईसीटी का हार्डली एनी यूसेज है हमारे हायर एजुकेशन में, और हमारे जो कोर्सेस है वो इंटरडिसिप्लिनरी नहीं है एंड इवन अपडेटेड नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे हायर एजुकेशन में कौन कौन से हैं। ऑब्वियसली इन सब को एड्रेस करने के लिए आप लोग एक स्कीम बनाते रहोगे, जिसमें से सबसे पहले हम लोग जो है वो पूरे ओवरऑल हायर एजुकेशन के लिए जो स्कीम लेके आए हैं वो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको हम लोग रूसा भी कहते हैं। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का क्या एम था? तो एम था इसका कि 2020 में एटलीस्ट हम लोग 30% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अचीव कर सके। अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है, 26% है। आप सबको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोगों ने अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एटलीस्ट 50% तक बढ़ाने की बात की है। अब आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से ईयर में करना है। न्यू हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, हम लोग 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अचीव करना चाहते हैं। कौन से ईयर तक करना चाहते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। फंड अलोकेशन जो है, तो अगेन इसमें आपका 60-40 होगा। गोल आपका 30% एटलीस्ट एनरोलमेंट रेशियो अचीव करना है। सिर्फ इतना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट जो हमको रिफॉर्म करना है, अगेन इंस्टीट्यूशनल बेस का अपग्रेडेशन करना है, अगेन न्यू इंस्टीट्यूशंस का अगर हो सके तो कन्वर्जेंस करके हमको अलग अलग क्लस्टर ऑफ यूनिवर्सिटीज बनाने हैं, स्टैंडर्ड्स हमको डिफाइन करने हैं, एक्रेडिशन हमको डिफाइन करने हैं, अगेन ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी देनी है ताकि ये सब जो है वो एक्सेलेंस प्रमोट करे। और इन सब में सबसे ज्यादा स्कीम अगर बने भी है तो वो रिसर्च पे बने हुए, क्योंकि रिसर्च हमारे कंट्री में बहुत ही ज्यादा कम है। हमारे यहाँ पर रिसर्च को रिस्क की तरह कंसिडर किया जाता है। तो जैसे ही हमारा इंजीनियरिंग या जैसे ही हमारा कोई भी दूसरी मेडिकल या और भी कोई फील्ड से जब स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट जब हो जाता है तो ही ऑलवेज ऑप्ट्स फॉर द जॉब rather देन वो पीएचडी वगैरह करे या फिर कहीं रिसर्च वगैरह करे, बिकॉज हमारे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कल्चर है ही नहीं, और इसीलिए फिर हमारे पास में इनोवेशन भी जनरेट नहीं हो पाता है। अगेन बाकी इक्विटी का एक्सेस जो है या इक्विटी जो है वो भी हमारे सारे हायर एजुकेशन में बढ़ाना है। तो ये सब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के मेन एम्स है। इसको 2013 में लॉन्च किया हुआ था। अब इसी के अंडर में गवर्नमेंट ने ओवर द पीरियड मल्टीपल आपके स्कीम्स जो है वो लॉन्च किए हैं, जिसमें से सबसे पहली स्कीम जो है वो है नीट, दैट इज नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। तो अब तक हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एडेप्टिव लर्निंग को यूटिलाइज नहीं किया हुआ था। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू या इवन फॉर दैट मैटर किसी और भी एग्जाम में आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लेते हैं। तो आप सबको पता है कि जब भी आप लोग पेपर सॉल्व करते हो तो समझो आप 100 क्वेश्चंस का जब आप पेपर सॉल्व करते हो, इसमें 100 के 100 क्वेश्चन आपको नहीं आए होंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप 3 में डाउटफुल थे, 3 ऑप्शंस में से आप डाउटफुल थे। ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आप 2 ऑप्शंस में डाउटफुल थे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें आपको श्योर शॉट आता था कि यही इसका आंसर है, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको चारों में से कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं आता था। तो आपने डिपेंड करता है इनको अटेम्प्ट किया है या नहीं अटेम्प्ट किया है, और अटेम्प्ट करने के बाद में ये आपका राइट हुआ है या रॉन्ग हुआ है। तो इसका माइक्रो एनालिसिस जो है वो हम लोग हार्डली पेपर सॉल्व करते टाइम में करते हैं। बट कितना बेटर होगा अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और अगर एडेप्टिव लर्निंग को हम लोग यूटिलाइज करें, और जिससे आपको बता दिया जाए कि करंट अफेयर्स में आप यहाँ गड़बड़ कर रहे हो। 3 जब भी आप लोगों ने आंसर 3 में से जब आप 3 ऑप्शंस में जब आप कंफ्यूज थे, उसमें जब भी आपने आंसर लगाया है तो मल्टीपल टाइम्स आपका रॉन्ग हुआ है। सो इट्स बेटर कि आप लोग जहां पे 3 में कंफ्यूज हो उसको अटेम्प्ट ना करें। 2 में आपको नेट मार्क्स जो है वो पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो कितना बेटर होगा अगर ऐसी एडेप्टिव लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा अगर आपको मिले तो कुछ इसी तर्ज पर बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है। तो तब इस मिनिस्ट्री का नाम ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हुआ करता था। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बेसिकली कुछ जो एजुटेक कंपनीज जो है तो उनके साथ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में
मिलके इन्होंने एडेप्टिव लर्निंग के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है, जिसमें इन लोग जितना हो सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे, ताकि अगेन लर्निंग को हम लोग मोर एंड मोर पर्सनलाइज्ड बना सके। कोई अगर पॉलिटी में स्ट्रांग है तो, और अगर इकोनॉमी में वीक है तो उसको सजेशन आएगा ऑटोमेटिकली कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ो। अगर कोई हिस्ट्री में स्ट्रांग है, ज्योग्राफी में वीक है, तो उसको ज्योग्राफी के लिए सजेशंस आएगा। तो ऐसे हम लोग एडेप्टिव लर्निंग जो है वो अडॉप्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली नीट क्या है? नीट इज नथिंग बट इट्स एन अलायंस ऑफ व्हाट, ऑफ एजुटेक कंपनीज विद व्हाट, विद ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसको जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है, जो इसको मेनली कोऑर्डिनेट करेगी, वो है हमारी AICTE। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, वुड बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर नीट प्रोग्राम। इससे हम लोग हाईली मार्केटेबल स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी और अगेन जो भी लर्निंग गैप्स है वो हम सब एड्रेस कर पाएंगे। तो यही इस स्कीम का मेनली काम है। तो एज आई ऑलवेज से कि लगे हाथ जो इंस्टीट्यूट न्यूज में चल रहा है इवन उसको भी पढ़ लिया करो। तो AICTE क्या है? तो AICTE को 1945 मतलब प्री इंडिपेंडेंस बॉडी है ये, जिसको इस्टेब्लिश किया हुआ था। और इसके मेन काम जो है वो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फॉर प्लानिंग, फॉर्मुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर व्हाट, ऑब्वियसली फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो क्वालिटी एश्योरेंस रखना है, फंडिंग प्रायोरिटी बतानी है, मेंटेनेंस ऑफ पैरिटी बताना है, अगेन मैनेजमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन, मैनेजमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन कंट्री, ये इसके कुछ और भी अदर फंक्शंस है। मेनली ये आपके जो इंजीनियरिंग के फील्ड हो गए या MBA के या और भी जो प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेस हैं उनको हैंडल करने का काम करता है। अब नेक्स्ट स्कीम हम लोग जो कवर करेंगे वो है इक्विप। इक्विप क्या है? तो बेसिकली जैसे ही ये वाली नई गवर्नमेंट, NDA गवर्नमेंट जब एग्जिस्टेंस में आई, तो उन्होंने सारे मिनिस्ट्रीज को बताया कि आप लोग अपना अपना 5 ईयर प्लान मुझे बताओ कि आप लोग क्या करने वाले हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपना जो प्लान सबमिट किया खास करके हायर एजुकेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं इक्विप, दैट इज एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। तो इसमें अब ये इक्विप बेसिकली क्या है? इट इज नथिंग बट अ 5 ईयर प्लान विच हैज बीन सबमिटेड। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में इसमें ज्यादा नहीं क्वेश्चंस आएंगे, बट डेफिनेटली आप मेंस में जो भी हायर एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स है, सिंस ये उनको एड्रेस करने की कोशिश करता है, इसलिए डेफिनेटली इसको याद रख सकते हो। जैसे इसमें स्ट्रैटेजीज एंड इनिशिएटिव्स क्या दिए हैं? सो स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सपांडिंग एक्सेस टुवर्ड्स ग्लोबल बेस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टुवर्ड्स एक्सीलेंस, टुवर्ड्स रिफॉर्म, assessment, accreditation and ranking system, promotion and research and innovation, employability, entrepreneurship, using technology for better research, internationalization of higher education and financing higher education। तो ये आपके 10 मुद्दों में यहाँ पे दिया हुआ है। तो एज आई सेड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने जो प्रॉब्लम्स देखे थे उसी का ये बस सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हमें याद क्या रखना है? याद इतना ही रखना है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब आपसे मांगा था 5 ईयर विजन, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक अपना विजन जो सबमिट किया था उसका नाम है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। सो दिस इज व्हाट इज दिस इक्विप। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वो है स्वयं 2.0 एंड स्वयं 2.0 वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अब तक पहले जो है वो मेनली हम लोग हायर एजुकेशन खास करके जो अंडर ग्रेजुएट या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन जो हुआ करता था उसी को हम लोग कवर करते थे। तो अब ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अ मूक प्लेटफॉर्म। मतलब क्या? मासिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस। तो ये मूक जो है, इससे क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो सारे के सारे एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन ले सकता है। तो जितना हो सके सारे कोर्सेज जो है, आपको जो कोर्सेज चाहिए, तो बहुत सारे फील्ड के, इंजीनियरिंग के, साइंस के, ह्यूमैनिटीज के, मैनेजमेंट के, लैंग्वेज के, मैथमेटिक्स के, आर्ट्स के, रिक्रिएशन के, कॉमर्स के, जनरल, अगेन और कोई सब्जेक्ट है, लाइब्रेरी एजुकेशन, ये सब जो है ये सारे प्रोग्राम के कोर्सेस खास करके NPTEL ने बनाए हुए हैं। अगेन विद हुम, अगेन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे कि IITs हो गए आपके, या आपके IIMs वगैरह हो गए, तो इन सब ने मिलके अपने अपने कोर्सेज बनाए हुए हैं और वो कोर्सेज अब फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक के लिए अवेलेबल है। तो अगर इवन आप लोग भी अपना कुछ नॉलेज एनहांस करना चाहते हो, सिर्फ आपको स्वयं पोर्टल पे जाना है, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करना है और आप लोग सीधे जो जो कोर्सेज हैं वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। इसमें ध्यान देने वाली कौन सी बात है कि आपके कोर्सेज तो फ्री हैं, पर अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो सर्टिफिकेशन के लिए ऑब्वियसली आपको वहां पे एक एग्जाम देनी होगी। एग्जाम देने के बाद में जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके लिए आपको छोटी सी स्मॉल अमाउंट की फीस जो है वो आपको पे करनी पड़ सकती है।
दोस्तों स्वयं खास करके कोविड-19 की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कम से कम 90% प्रोबेबिलिटी है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी। मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज स्वयं टू क्या है, इसमें किन किन के लिए हम लोगों ने एजुकेशनल मेथड्स वगैरह लॉन्च किए हुए हैं, इसके डिटेल में यूपीएससी पक्का इससे क्वेश्चन पूछ सकती है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सारी चीजें एकदम ध्यान से सुनिए। कोर्सेस डिलीवर्ड थ्रू स्वयं आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंडली, आपको ठीक है सर्टिफिकेट अगर किसी को चाहिए ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्सेज, दे विल बी ग्रांटेड सर्टिफिकेट बट दे विल हैव टू पे लिटिल फीस। ओके, ऑल्सो अभी इन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया हुआ है, खास करके यूजीसी जिसको फोर्स कर रहा है। आप सबको पता होगा आजकल क्रेडिट पैटर्न एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो अगर किसी बंदे ने एनपीटीएल के कोर्सेस या ऑनलाइन स्वयं 2.0 से अगर कोई कोर्सेज किए हैं और उसका सर्टिफिकेट अगर वो दिखाता है, तो उसके वो क्रेडिट जो है वो उसके एकेडमिक ईयर जो है उसमें ट्रांसफर किए जाएंगे, ताकि उसको वापस से वो उसके कॉलेज में ना करने पड़े। तो इस तरह से आप मल्टीपल जगह पे लर्निंग कर सकते हो और क्रेडिट पॉइंट कमा सकते हो। तो फिर हर बार आप लोग जो अटेंडेंस इंश्योर करना चाहते हो उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो मेरे हिसाब से स्वयं 2.0 के लिए ये वाली स्लाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितना हो सके इस स्लाइड को आप लोग मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके जाइएगा। दूसरा, अगर आप स्वयं 2.0 की अगर हम लोग बात ही कर ले, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, एनपीटीईएल, आईआईटी मद्रास और गूगल भी अलॉन्ग विद परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, तो इन सब ने मिलकर इसको शुरू किया हुआ है। अब इसमें कौन कौन से लर्निंग जो है हम लोग कवर कर रहे हैं, तो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट ही नहीं, तो हम लोग अगेन स्कूल के भी एजुकेशन कुछ कवर कर रहे हैं। तो स्कूल के एंटायर है क्या? आंसर इज नो। सिर्फ हम लोग मेनली 9 to 12 स्टैंडर्ड के और बाकी आपके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के सारे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो स्कूल एजुकेशन, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, ये सब स्वयं 2.0 पे आपके कवर्ड है। तो कोर्सेस दैट आर टॉट इन द क्लासरूम फ्रॉम 9th टू पोस्ट ग्रेजुएशन सारे इसमें कवर्ड है। बाकी इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? वीडियो लेक्चर, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड ऑनलाइन डिस्कशन फोरम सो दैट यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो आई सपोज आपके स्वयं 2.0 रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे कवर हो गए हैं। एग्जाम में जाने के पहले आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग एक बार इस पोर्टल पे जाके जरा देख लीजिए, ताकि ताकि आपको पता चले कि कैसे इसका एम डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना मेन एम है और हाई क्वालिटी एजुकेशन सब तबके के स्टूडेंट तक पहुंचाना इसका मेन एम है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं परामर्श की। तो नेक्स्ट जो स्कीम हमको सीखनी है वो है परामर्श। परामर्श क्या है? तो बेसिकली आप सबको पता है कि आपके सारे कॉलेजेस को एक्रेडिशन लगता है, और ये एक्रेडिशन कौन देता है? ऑब्वियसली नैक देता है। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस को वो प्रोसेस पता नहीं होती कि कैसे हम लोग ये अचीव कर सकते हैं। एंड इवन आपके भी कॉलेजेस में या आपके स्कूल में बहुत बार जब नैक कमेटी वगैरह जब ऐसे आती थी, तो सॉरी स्कूल से बेटर है कॉलेज बोलना, तो कॉलेज में जब भी आपकी नैक कमेटी आती थी तो आप लोग क्या करते थे? फटाफट फटाफट भागते थे और आपको सबको कंपलसरीली अटेंडेंस वगैरह दिलवाया जाता था, आपके असाइनमेंट वगैरह चेक किए जाते थे। तो ये इन लोग सब भागम दौड़ी एकदम एंड मोमेंट पर करते हैं, लेकिन पूरे साल के थ्रू क्यों नहीं करते हैं? सो फॉर दैट व्हाट विल हैपन इज, जिनके पास में ऐसे A+ ग्रेड वगैरह जिन जिन इंस्टीट्यूट के पास में है, वो बेसिकली बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके पास में सब B ग्रेड या C ग्रेड जिन जिन इंस्टीट्यूट के पास में है, उनको बेसिकली ये इनको कोच करेगा। तो परामर्श का मतलब क्या होता है? परामर्श का मतलब इंग्लिश में बेसिकली एडवाइस होता है। तो एडवाइस हम लोग किसको देते हैं? जो ऑब्वियसली आपसे लो परफॉर्मिंग होगा उसी को दोगे। तो बेसिकली ये वेल परफॉर्मिंग XYZ इंस्टीट्यूट जो है, ये आपके इन इंस्टीट्यूट को जो B या C ग्रेड के जो हैं, तो उनको नैक में अगेन और अच्छा स्कोर दिलवाने के लिए गाइड करेंगे। इसी के नाम परामर्श है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटरिंग नैक एक्रेडिशन एस्पिरेंट इंस्टीट्यूट टू प्रमोट क्वालिटी एश्योरेंस इन द हायर एजुकेशन। हब एंड स्पोक मॉडल में ये काम करेगा। तो हब एंड स्पोक मॉडल क्या है? सिंपल है, जिस इंस्टीट्यूट का A+ रैंक है वो बन जाएगा आपका हब, और उसके बाद में आपके जिनको B या C ग्रेड जो है वो आपके बन जाएंगे स्पोक। तो ऐसे हब एंड स्पोक मॉडल में ये काम करेगा, और ये जो मेन सेंटर में जो आपका इंस्टीट्यूट है ये इन सबको गाइड करने का काम करेगा। इसी को हम लोग हब एंड स्पोक बोलते हैं। तो इसमें मेंटर इंस्टीट्यूशन एंड मेंटी इंस्टीट्यूशंस आपके होने वाले हैं। तो मेंटर इंस्टीट्यूशन हब होगा एंड मेंटी इंस्टीट्यूशन जो होंगे वो आपके सेकेंडरी ब्रांचेस स्पोक की तरह काम करेंगे, और इनको सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए गाइडेंस जो है वो दिया जाएगा। तो एटलीस्ट अभी तो भी यही टारगेट है कि एटलीस्ट ऐसे 1000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ऐसे हब एंड स्पोक मॉडल में परामर्श दिया जाए। आइए अभी नेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया हुआ था। आई डोंट थिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि सिंस किसी
स्टेट पीसीएस में या और कहीं पे इसको पूछ सकते हैं, इसलिए सिर्फ एकदम फटाक से समझ लेते हैं। तो दीक्षारंभ, दीक्षारंभ क्या है? तो नाम को अगर हम लोग थोड़ा सा इसका अगर हम लोग विच्छेद करें, संधि विच्छेद करें, तो आपको समझ में आएगा कि दीक्षा मतलब आपका टीचिंग का आरंभ होने वाला है। मीन्स व्हाट? इट इज नथिंग बट अ स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। तो यूजीसी ने बेसिकली ये आपका स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के लिए ये डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज किया था, जिससे वो स्टूडेंट्स को बताएगा कि आप लोग जो है अब तक 12वीं तक जो भी आपका जो एनवायरनमेंट हुआ था वो चेंज हो चुका है। अब जब आप कॉलेज में आ रहे हो तो आपको एक अलग एनवायरनमेंट में पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो वही आपका दीक्षारंभ है। सो दीक्षारंभ इज अ guide to the student induction program is to help a new student to adjust, feel comfortable in the new environment, inculcate in them ethos and culture of the institution, help them build bonds with other students and faculty members, and expose them the sense of larger purpose and the self exploration. बस यही आपका दीक्षारंभ है। ओके, तो इट इज नथिंग बट अ सेल्फ इंडक्शन प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट। आते हैं अब हम लोग हायर एजुकेशन की जो भी नए इनिशिएटिव्स हुए हैं वो। और अगेन अगर मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनमें से कहीं से तो पूछा जाएगा। ये सब पिछले साल इनको लॉन्च किया हुआ था, पिछले साल मतलब 2018-2019 के पीरियड में इनको लॉन्च किया हुआ है, तो इसलिए सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हम लोग बेसिकली इनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक जो है वो है रिसर्च, दूसरा है आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और तीसरे जो है वो है इनोवेशन। तो रिसर्च में हमारे कौन कौन से हैं? तो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, स्पार्क प्रोग्राम है और स्टार्क प्रोग्राम है। इसी के अलावा एक और प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं जिसका नाम है इम्प्रेस। तो ये 4 प्रोग्राम आपके रिसर्च ओरिएंटेड है। ये अरिया जो है ये आपका इनोवेशन ओरिएंटेड है, लेकिन ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अ रैंकिंग। तो ये अभी रिसेंटली ही कुछ ही दिनों पहले अरिया की 2020 की रैंकिंग भी रिलीज की हुई थी, जिसमें मल्टीपल कैटेगरीज में मल्टीपल इंस्टीट्यूट जो है वो टॉप आए हुए हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट मतलब किसकी होगी? ऑब्वियसली या तो वहां पे मेनली आपके टीचर्स होंगे, या फिर टीचर्स में से ही जो आपके मैनेजमेंट में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका होने वाला है। तो इतना एक थोड़ा सा क्रक्स देखने के बाद में जब हम लोग इसको अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। अभी के लिए आपको बता दूं कि रिसर्च में अगर हम बात करें तो ये जो आपके मेन जो 3 स्कीम्स हैं ये आपके साइंस ओरिएंटेड है, और इम्प्रेस जो है वो आपकी सोशल साइंस ओरिएंटेड स्कीम है। ओके, तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं एक एक स्कीम को देखने के लिए। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही कोई भी IISER या IITs या और भी ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन कर लेता है अपना, कि सपोज एमटेक कर लिया है किसी ने, या अगेन उसका मास्टर्स हो गया है, तो उसके बाद में फट से उसका पहला एम जो होता है वो होता है जॉब अचीव करना, कि कैसे भी हम लोग अब जॉब शुरू कर दें ताकि हम लोगों ने इसके लिए जितना भी पैसा लिया हुआ था वो हम लोग इसका चुका दें। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि नॉट मेनी कैंडिडेट गेट्स द पीएचडी डिग्री एंड ऑल्सो दे डू नॉट गेट इन्वॉल्व इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अब इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग कैसे कैसे हम लोग इनवाइट करें? ऑब्वियसली जितना आपको लगभग जॉब में पैसा जो दिया जा रहा है ऑन एन एवरेज उतना ही पैसा अगर मैं आपको यहाँ पे एज अ फेलोशिप के रूप में दूं तो डेफिनेटली आप लोग इवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड पीएचडी में भी इन्वॉल्व हो जाओगे। तो पीएमआरएफ के अंडर में यही होने वाला है। तो ईयर 1 के लिए आपको 70,000 का बेसिकली फेलोशिप मिलेगा, ईयर 2 में आपको 70,000, ईयर 3 में 75,000, ईयर 4 में 80,000 और ईयर 5 में 80,000। और इसके अलावा आपको ये तो आपका मंथली आपको जो मिलना है वो तो मिल ही रहा है, बट ओवरऑल आपका सारा जब जब आप लोग पीएचडी कवर कर रहे हो तो अपने पीएचडी के पीरियड में ही समझो, अगर आप लोग अपना पेपर फॉरेन में वगैरह कहीं दिखाना चाहते हो या और कुछ आपके एक्सपेंसेस है तो आपको 2 लाख रुपए तक का और एडिशनल आपको ग्रांट दिया जाएगा, ताकि आप लोग अपना पेपर मल्टीपल जगह पे जाके दिखा के आओ। तो बेसिकली उसी के लिए ये पीएमआरएफ स्कीम जो है वो लॉन्च की हुई है। तो ड्यूरेशन इसका 7 इयर्स है, 2018-19 से शुरू किया है। डॉक्टरल प्रोग्राम, ओके, फॉर विच इंस्टीट्यूट? तो ऑब्वियसली जो IISc, IITs या IISER वगैरह ऐसे जो इंस्टीट्यूट जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है वहीं के लोगों के लिए होगा। उसमें से NITs वगैरह भी इन्वॉल्व है, बट उसमें हर एक स्टूडेंट एलिजिबल है क्या? आंसर इज नो। जिसका CGPA एटलीस्ट 8 होगा तो उन्हीं के लिए। तो किन किन के लिए ये है अवेलेबल? जो फाइनल ईयर ऑफ बीटेक के स्टूडेंट है या जिन्होंने इंटीग्रेटेड एमटेक किया है या MSc किया है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, तो उनको हम लोग बेसिकली ज्यादा से ज्यादा PhD करने के लिए एज वेल एज रिसर्च करने के लिए प्रमोट करेंगे, इसीलिए पीएमआरएफ स्कीम है। बेनिफिट्स टू द एलिजिबल कैंडिडेट, ऑब्वियसली स्टूडेंट विल बी ऑफर्ड एडमिशन थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस PhD प्रोग्राम इन IITs एंड अगेन IISc। आपको ये इतनी जो है वो फेलोशिप वगैरह दी जाएगी, एंड एज आई सेड 2 लाख रुपए का आपको ओवर द 5 ईयर पीरियड आपको ग्रांट भी दिया जाएगा। ये हो गया आपका पीएमआरएफ।
दूसरा जो है वो है स्टार स्कीम। स्टार स्कीम क्या है? इट इज स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांस्ड रिसर्च इन साइंसेस। तो नाम से ही आप लोग समझ सकते हो कि साइंस में रिसर्च करने वाले हो तो स्टार्स हो गया। तो कौन कौन से साइंस में? तो बेसिकली ये आपके 7 साइंस स्ट्रीम्स है जिसमें आप लोग रिसर्च करोगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, नैनो साइंस, डेटा साइंस, मैथमेटिक्स एंड अर्थ साइंस। तो इन सब में एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रमोट करने के लिए हम लोग जो है इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो अब ये स्कीम जो है वो अलग कैसे है? या फिर अगेन स्पार्क नाम की जो स्कीम है, इवन ये भी जो है आपकी स्कीम रिसर्च को ही हम लोग प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं और स्टार को भी हम लोग रिसर्च प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। तो फर्क क्या है दोनों स्कीम में? तो बेसिकली फर्क जो मेजर है, तो स्टार कौन होता है? स्टार खिलाड़ी वो होता है जो अगेन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगेन आपके कंट्री में जो जो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कोई अगर बहुत अच्छा आईआईटी है तो वो आईआईटी इवन आपके ही आजू बाजू के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको उनके साथ में कोलैबोरेट करेगा और वहां पे आर&डी जो जो इन लोगों ने सीखा हुआ है वही बेस्ट प्रैक्टिसेस मेथड इनमें भी प्रमोट करने की कोशिश करेगा। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडियंस ही इंडियंस को सिखाने वाले हैं, जबकि हम लोग स्पार्क में देखेंगे कि यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूट के साथ में आप लोग कोलैबोरेट करोगे और ये फॉरेन इंस्टीट्यूट बेसिकली इंडिया के जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको सिखाने वाले हैं। ओके, सो व्हाट इज इट? स्टार क्या है? Interdisciplinary and transformative research in field of science by allowing educational institutes in the hinterland to collaborate with the established research centers such as IISCs। और इसको कोऑर्डिनेट भी आपका IISc ही कर रहा है और मेनली ये आपके 6-7 स्ट्रीम जो है जिसको इन लोग बेसिकली प्रमोट करने वाले हैं। तो आई होप आपको स्टार स्कीम समझ में आ गई है। स्टार में हब एंड स्पोक मॉडल कहां पे किसके लिए यूज किया जाएगा? बेसिकली फॉर प्रमोटिंग रिसर्च। ओके, तो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट को रिसर्च के लिए प्रमोट करवाएगा। अगर वही हम लोग स्पार्क देखें तो स्पार्क में ऐसा नहीं है। स्पार्क में क्या होगा बेसिकली? तो आप सबको पता है कि इंडिया ने NIRF नाम की रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो शुरू किया हुआ है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, अगेन ये अभी कुछ ही दिनों पहले इसको भी रिलीज किया हुआ था, जिससे आपको हायर एजुकेशन का रैंकिंग पता चले कि भाई कौन कहाँ पे कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट के क्राइटेरिया पे इसको रैंक किया जाता है। तो ये NIRF के रैंकिंग में जो भी हमारे इंस्टीट्यूट्स होंगे, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स होंगे, उनको आप लोग अलाउ करने वाले। तो टॉप 100 जो हमारे कैटेगरी वाइज जो टॉप 100 ऐसे जो इंस्टीट्यूट है वो, और आपके QS वर्ल्ड रैंकिंग, तो वही वर्ल्ड रैंकिंग जिसको हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो QS वर्ल्ड रैंकिंग के जो आपके टॉप 500 फॉरेन इंस्टीट्यूट ओवरऑल में, या फिर अगर आप लोग सब्जेक्ट वाइज या कैटेगरी वाइज जा रहे हो तो उसमें टॉप 200 में जो भी इंस्टीट्यूट होंगे, तो ऐसे 28 सिलेक्टेड नेशन से उनके साथ में हम लोग कोलैबोरेट प्रमोट करेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च कोलैबोरेशन। तो आप रिसर्च का कोलैबोरेशन कर रहे हो किनका? आपके QS वर्ल्ड रैंकिंग के जो टॉप 500 ओवरऑल या टॉप 200 सब्जेक्ट वाइज, और NIRF में टॉप 100 आपके या तो ओवरऑल या फिर टॉप 100 कैटेगरी वाइज। तो ऐसे आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट एज वेल एज पब्लिक इंस्टीट्यूट सबको हम लोग इसमें प्रमोट करने वाले हैं। So what is the aim? Aim is to improve research ecosystem of India's higher education institution by facilitating academic and research collaboration between Indian institutions and top academic institutions of the world। इसको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? IIT खड़गपुर कर रहा है। अगेन 6 थ्रस्ट एरिया जिसमें मेनली इन लोग काम कर रहे हैं वो कौन कौन सी है? फंडामेंटल रिसर्च, मतलब ऑब्वियसली फिजिक्स की बात हो रही है। इमर्जेंट एरियाज ऑफ इम्पैक्ट, कन्वर्जेंस, एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च, इनोवेशन ड्रिवन रिसर्च, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, इन 6 थ्रस्ट एरियाज में बेसिकली काम चल रहा है। ओके, as a set of national institution from India for each participating foreign country has been identified to हैंड होल्ड एंड कोऑर्डिनेट। तो इसको पार्टिसिपेटिंग इंडियन इंस्टीट्यूशन बोला जाएगा। और किनको आइडेंटिफाई किया है ऑलरेडी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस कर लिया। तो आई सपोज आपको स्पार्क, स्टार और PMRF ये तीनों स्कीम जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं अरिया की। तो अरिया क्या है? आपके कंट्री में लोग जो है वो रिसर्च एंड इनोवेशन को कितने सीरियसली ले रहे हैं, और खास करके आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की हुई थी जिसका नाम है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, दैट इज अरिया। ओके, अब ये अरिया में बेसिकली अगेन आपके सारे पब्लिक फंडेड, प्राइवेट फंडेड, सेल्फ फाइनेंस जो भी इंस्टीट्यूशंस है सारे आपके इन्वॉल्व है, और इन सब का रैंक जो है वो आपका डिक्लेयर किया जाएगा, जिसमें मोर देन 674 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इनपुट के पैरामीटर्स पे, प्रोसेस के पैरामीटर पे और आउटपुट के पैरामीटर पे ये वाली रैंकिंग जो है वो आपकी पब्लिश की हुई थी। तो आपको एक असाइनमेंट है, सिंपल सा असाइनमेंट है कि जाके अरिया के एटलीस्ट हर एक कैटेगरी वाइज में कौन कौन टॉप पे था उसको एटलीस्ट पढ़ने की कोशिश कर लो।
So what is it? It is to foster the culture of innovation in all higher education institutions by systematically ranking education institution and universities primarily on innovation related indicators. Okay, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्कीम दैट इज इम्प्रेस. तो इम्प्रेस क्या है? इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन द सोशल साइंसेस. तो मैंने आपको बताया था कि पहले तीन जो चीजें थी वो आपकी मेनली किसके लिए थी? साइंसेस के लिए थी, कोर साइंसेस के लिए थी. ये आपकी सोशल साइंसेस मतलब ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट है, खास करके 11 ऐसे डोमेन सिलेक्ट किए हुए हैं जिसमें हम लोग रिसर्च प्रमोट करना चाहते हैं. तो वो रिसर्च किन किन में हम लोग प्रमोट करेंगे? डेमोक्रेसी, उसके बाद में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मीडिया कल्चर एंड सोसाइटी, एम्प्लॉयमेंट, स्किल एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, गवर्नेंस, इनोवेशन, पब्लिक पॉलिसी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, एनवायरमेंट, उसके बाद में साइंस एंड एजुकेशन, सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, लॉ एंड इकोनॉमिक्स. तो ये आपके कुछ 11 ब्रॉड थीमेटिक एरियाज है सोशल साइंसेस के. तो इसमें भी हम लोग रिसर्च प्रमोट करना चाहते हैं. तो इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? सिंपल है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सोशल साइंस रिसर्चर्स इन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री इंक्लूडिंग ऑल द यूनिवर्सिटीज. तो चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हो, तो कोई आपका और कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है. सिंपल है, आपको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी या एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, दैट्स इट. तो to identify and fund research proposal in the social sciences with maximum impact on the governance and society. यही आपका मेन एम है इम्प्रेस का. ओके, एंड इसको जो कोऑर्डिनेटिंग बॉडी जो है वो ऑब्वियसली आपकी है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च. तो ये आपकी सोशल साइंसेस के लिए प्रोमिनेंट वन ऑफ द बॉडी है. तो ये हो गया आपका इम्प्रेस स्कीम. अब हम लोग बात करते हैं लीप एंड अर्पित की. तो मैंने आपको बोला ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स है. तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट किन की करनी है? तो जैसे कि आज कोई बंदा जो है वो प्रिंसिपल है, उसके नीचे ऑब्वियसली वाइस प्रिंसिपल्स होंगे, उनके भी नीचे जो होंगे वो मे बी एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट वगैरह होंगे. तो कल को ये वाइस प्रिंसिपल रिटायर होंगे तो इनको लीडरशिप के लिए आपको रेडी करना है. तो इन एचओडीज को अभी से हम लोग रेडी करना शुरू कर देते हैं. तो यही है आपका बेसिकली प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो लीप क्या है? लीप है बेसिकली राइट नाउ यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर एंड वी वांट यू टू मेक अ लीडर. तो लीडर बनाने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. ये मुझे हैंड होल्डिंग अप्रोच देना पड़ेगा ताकि आप लोग लीडर बन सको. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने लीप प्रोग्राम लॉन्च किया. ऑब्वियसली इसके लिए जो इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल है इंप्लीमेंटेशन के लिए वो है आपका टिस, दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च. तो flagship leadership development training program to prepare second tier academic heads who are potentially or likely to assume the leadership roles in the future. ठीक है, तो उनको हम लोग अभी से ही ट्रेन कर रहे हैं. तो इनको कैसे ट्रेन करोगे और किनको हम लोग चूज करेंगे बेसिकली? तो जो NIRF के टॉप 15 जो आपके इंस्टीट्यूट्स होंगे, तो NIRF रैंकिंग जो है उसके जो आपके टॉप 15 इंस्टीट्यूट्स होंगे, तो इनके जो भी आपके ऐसे सेकेंड टियर एकेडमिक हेड जो है उनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे. कहाँ ट्रेनिंग देंगे? तो 2 वीक की ट्रेनिंग हम लोग उनको डोमेस्टिकली खास करके टेस्ट में देंगे और 1 वीक की ट्रेनिंग उनको फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में हम लोग देंगे. और फॉरेन इंस्टीट्यूट भी हम लोग कौन से चूज करेंगे? जो टॉप 100 आपके QS ग्लोबल वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से है. तो ये है आपका लीप प्रोग्राम ताकि इन लोग आगे बढ़ सके. जैसा हम लोगों ने स्कूल एजुकेशन में निष्ठा स्कीम सीखी थी कि इट इज निष्ठा ऑफ द स्टूडेंट, कि वो अपने स्टूडेंट्स के प्रति और ज्यादा खुद को एनहांस करते रहे, अपने को ट्रेन करते रहे, वैसे ही आपके हायर एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उनको और ज्यादा ट्रेन करने के लिए हम लोगों ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है अर्पित, दैट इज एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग. तो बेसिकली जो भी आपके 15 लाख हायर एजुकेशन के जो फैकल्टीज हैं उनको मूक के थ्रू, ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल देने के थ्रू, और ये उनको बेसिकली ट्रेन किया जाएगा कि आप लोग भी अपने करियर में एडवांसमेंट कर सको. ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ रिफ्रेशर प्रोग्राम. तो अर्पित जस्ट लाइक निष्ठा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, so similarly this is for higher education. I hope we are also clear with this. तो अब हम लोग बाकी हायर एजुकेशन की इनिशिएटिव शुरू करने के पहले एक बार वापस से इसका क्रक्स जो है वो समझ लेते हैं. तो जो मैंने आपको बताया ये आपके साइंस के स्कीम्स हैं और आपका इसमें एक इम्प्रेस नाम का जो स्कीम है वो है आपका सोशल साइंस के लिए, और यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए लीप और अर्पित और अरिया इनोवेशन के लिए. तो ये आपके रिसर्च रिलेटेड मेन इनिशिएटिव्स थे. अब हम लोग जान लेते हैं कि इसके अलावा, ये तो सारे रिसर्च के लिए थे, इसके अलावा आपके और कौन से हायर एजुकेशन के इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं. तो बेसिकली कुछ जो आपके हायर एजुकेशन के जो इनिशिएटिव्स है वो आईटी इनिशिएटिव्स है, जिसमें से स्वयं के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. स्वयं प्रभा जस्ट हम लोग देखेंगे, ये कैंपस कनेक्ट, ई शोध सिंधु, उसके बाद शोध गंगा, NDL, NAD, ये सब हम देखेंगे.
अदर्स में मेनली अगेन इम्प्रिंट हमारा रिसर्च रिलेटेड ही, एनआईआरएफ आपका रैंकिंग है, हेफा आपकी एजेंसी जो आपको फंड करेगी, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, तो ये टैग देने के बाद में आप लोगों को थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिल जाएगी, और एनटीए दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपकी और एक एजेंसी है। तो नेक्स्ट इंडस्ट्री स्पेसिफिक हम लोग हायर एजुकेशन जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उसका नाम है उच्चतर आविष्कार अभियान, लेकिन अभी के लिए इसको इम्प्रिंट के अंडर में सबस्यूम कर लिया गया है। पहले ये इंडिपेंडेंट था लेकिन 2018 से इसको सबस्यूम कर लिया है। सोसाइटी रिलेटेड क्या है, सोसाइटी का अगेन डेवलपमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने करना चाहिए, उसके लिए आपका है जो अभियान है उसका नाम है उन्नत भारत अभियान। और वैसे ही ग्लोबल आपका कोऑपरेशन या ग्लोबल टीचर्स आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आके सिखाने चाहिए, तो इसके लिए भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है ज्ञान। तो गाइस इस पे यूपीएससी ने ऑलरेडी ज्ञान पर और उन्नत भारत अभियान पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब मैंने आपको पहले ही बताया कि स्वयं पे बहुत ज्यादा चांसेस है यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का। वही अगेन आपके कुछ प्रोग्राम जो है वो डेडिकेटेड है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के लिए, कुछ गर्ल्स के लिए और कुछ डिफरेंटली एबल्ड जो स्टूडेंट है इवन उनके लिए हैं। तो इनके नाम सक्षम, प्रगति, ईशान उदय, ईशान विकास है, जो हम लोग अभी आगे एक एक करके देखने वाला है। तो सबसे पहले ईशान उदय, ईशान विकास, नाम से ही समझ में आता है ईशान मतलब नॉर्थ ईस्ट है। उदय कब होगा, जब इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च्ड बाय द यूजीसी फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट जिनका 4.5 लाख पर एनम से भी कम जिनका इनकम है, ऐसे जिनके पेरेंट्स है, तो उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो लॉन्च की हुई, ताकि उन लोग अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है और जो भी प्रोफेशनल कोर्सेस वो कवर करना चाहते हैं वो सब उन लोग कवर कर सके। तो उदय कब होगा, जब इनको हम लोग स्कॉलरशिप देंगे, इन लोग अपना एजुकेशन लेंगे, तब इसका उदय हो जाएगा। विकास कब होगा, विकास बेसिकली इट इज नथिंग बट कि आप लोग जो है, ये अब आप सब इनको देख सकते हो, ये आपकी 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स है, तो ये 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को आप लोग जानबूझ के आईआईटीज वगैरह घुमा के लेके आओगे। तो कभी आईआईटी भुवनेश्वर लेके चले गए, कभी आईआईटी गुवाहाटी लेके चले गए, कभी आईआईटी बॉम्बे लेके चले गए, दिल्ली लेके चले गए। तो इससे क्या होगा कि इन स्टूडेंट्स को आज ही पता चल जाएगा कि हमें कहाँ जाना है, तो उन लोग और तेजी से और जोश से जो है वो पढ़ाई करने वाले हैं। जैसे अगर कितना अच्छा होगा कि अगर अभी ही आपको लबासना में वगैरह हम लोग लेके चले जाएं, तो आपको वो जोश आ जाएगा कि नहीं मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है और फिर मुझे भी लबासना में जाके वहां पे ट्रेनिंग लेनी है। तो वैसे ही ईशान विकास का भी है कि इधर में आपके जो भी ऐसे 10th 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनको आप लोग आईआईटीज या एनआईटीज जैसे भी आपके ऐसे कॉलेजेस हैं, तो उसमें आप लोग एक्सपोजर दोगे उनको। ओके, वहीं पे अगर हो सके तो उनको एक मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग में थोड़ी बहुत इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज भी देने की कोशिश करोगे। सो दिस इज नथिंग बट अ ईशान विकास। आगे प्रगति स्कीम, तो सबको पता है कि गर्ल्स जो है वो काफी कम इंजीनियरिंग या फिर साइंस के फील्ड में जाते हैं, तो उनका अगेन कंट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा, या उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा साइंस एंड मैथमेटिक्स इसको अपना सब्जेक्ट बनाना चाहिए। तो इसके लिए ये वाली स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो लॉन्च की हुई जिसका नाम है प्रगति। तो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर गर्ल्स एडवांसमेंट इन द टेक्निकल एजुकेशन ऑन मेरिट बेसिस। तो गर्ल स्टूडेंट आपका 1 गर्ल पर फैमिली वेयर फैमिली इनकम इज लेस देन 6 लाख पर एनम। तो इन सब के लिए, और इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, ऑब्वियसली एआईसीटी। एआईसीटी और एक प्रोग्राम को लॉन्च कर रहा है और इंप्लीमेंट कर रहा है, वो है आपका वो है आपका सक्षम स्कॉलरशिप। तो सक्षम जो है वो डिफरेंटली एबल्ड लोगों को सक्षम करने के लिए ये वाली टेक्निकल एजुकेशन में हम लोग अपना एजुकेशन वापस से ज्यादा ले सके, इसके लिए है। स्वयं पोर्टल के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, बट स्वयं प्रभा पक्का इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अगेन पिछले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट ने सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस आपके कम्युनिकेशन के बारे में बात की हुई थी। तो वन ऑफ द कम्युनिकेशन इज थ्रू डीटीएच चैनल। तो 2017 में ऐसे 32 डीटीएच चैनल लॉन्च किए हुए थे सारे अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए, 10th 12th 11th, उसके बाद में 10th 11th 12th, इन सब के लिए आप लोगों ने अलग अलग कंटेंट के डीटीएच चैनल बेसिकली लॉन्च किए हुए थे, जो 24/7 आपके चलते रहेंगे। जीसैट 15 सैटेलाइट्स के थ्रू इसको ब्रॉडकास्टिंग किया जाएगा। तो एवरी डे 4 घंटे ओके आपका फ्रेश जो है वो कंटेंट आएगा। अब ऑब्वियसली दिन में से अगर आपके 4 घंटे जो है वो आपके चले गए हैं, तो आपके पास में बचते कितने हैं, 20 घंटे। अब 20 को अगर हम लोग वापस से 4 से डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा, 5। तो बेसिकली 4 घंटे का आपका फ्रेश कंटेंट होगा, और यही 4 घंटे के कंटेंट को आप लोग 5 बार और वापस से रिपीट टेलीकास्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि आपके बाद में 20 घंटे ही बचते हैं। तो वही इसमें लिखा हुआ है, every day there will be new content of at least 4 hours and which would be repeated 5 times a day। बाकी कंटेंट जो प्रोवाइड करेगा वो आईआईटी, यूजीसी, इग्नू, एनसीईआरटी, एनआईओएस। तो जिनके पास में
डिजिटल मीडियम नहीं है, जिनके पास में मोबाइल, लैपटॉप या ऐसी चीजें नहीं है, एटलीस्ट उन लोग टीवी पे तो भी डीटीएच चैनल के थ्रू अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और हम लोगों ने देखा था पीएम ई विद्या के अंडर में भी अभी से इन सब चीजों को खास करके डीटीएच चैनल हर एक स्कूल, मतलब हर एक ग्रेड के लिए अब हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो फिलहाल तो ये 9 to 12 के जो स्टूडेंट है उनके लिए मेनली असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसी के अलावा याद रखना हायर एजुकेशन के लिए भी है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है। तो जो आपका स्वयं दे रहा है बस वही आपका इधर में भी उतनी कैटेगरी के लोगों के लिए इवन डीटीएच चैनल पे भी दिया जा रहा है कंटेंट। फिर है उन्नत भारत अभियान। एज आई सेड, इस पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है और हम लोगों ने पहले ही देखा था कि क्या करना है आपके, कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट जो कॉलेजेस हैं तो वो बेसिकली किससे कनेक्ट होंगे, आपके सोसाइटी से कनेक्ट होंगे और सोसाइटी में इनोवेशन लेके आने की कोशिश करेंगे। तो पहले ये सिर्फ आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससीआर इनके लिए रेस्ट्रिक्टेड था, लेकिन बाद में जब इसका 2.0 वर्जन जब स्टार्ट किया तो 688 जितने भी रेपुटेड हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट थे तो उन सबको चैलेंज मोड में पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू इन्वॉल्व किया कि आप लोग क्या करो, आप लोग जो है वो टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो 5 विलेजेस को अडॉप्ट करेंगे, उधर में टेक्नोलॉजी गैप जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, प्लान करेंगे, इनोवेशन करेंगे और वहां पे हो सके तो इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन रूरल एरियाज में अचीव करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका उन्नत भारत जो है वो उन्नत बनेगा। अगेन आप लोग देख सकते हो गांधी जी की फोटो है, तो गांधी जी की फोटो है, इसका मतलब एक चीज सिंपल सी समझ लो कि इसमें पक्का कहीं ना कहीं विलेजेस इन्वॉल्व होंगे। तो ऐसे ही हम लोग याद रखते हैं। ज्ञान मैंने आपको बताया था, इट इज नथिंग बट अ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। तो बेसिकली हमारे one of the reason that we do not feature in the QS global world ranking system is because हमारे यहाँ पे फॉरेन एजुकेटर जो है वो बहुत कम आते हैं सिखाने के लिए। तो थोड़ा सा उनको अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे और उनको हम लोग अच्छी अगर हाई पेमेंट वगैरह देंगे तो क्या होगा कि इससे इवन हमारे यहाँ पे उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो आने वाली हैं और अगेन हम लोग भी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में ऊपर आने वाले हैं। तो उसी के लिए ज्ञान प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया हुआ है। तो क्या है, टैपिंग द टैलेंट पूल ऑफ इंटरनेशनल साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर टू प्रमोट देयर एंगेजमेंट विद द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो गोल क्या है, टू ऑगमेंट इंडियाज एग्जिस्टिंग एकेडमिक रिसर्च, एक्सेलरेट पेस ऑफ क्वालिटी रिफॉर्म, एलिविएट इंडियाज साइंटिफिक एंड technological capacity to global excellence. So this is what is GIAN, and as I said UPSC has asked question on both of this part. तो आगे अब किस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरे हिसाब से जो मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट हैं वो ये दोनों है, एक ई शोध सिंधु और दूसरा जो है वो शोध गंगा है। तो ई शोध सिंधु क्या है और ई शोध गंगा क्या है, तो ये सब एकदम इजी प्रोग्राम है आपके। कैंपस कनेक्ट मतलब जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं तो उनमें आप लोग 24/7 वाईफाई का नेटवर्क एक्सेस वगैरह देना चाहते हो, उसी को हम कैंपस कनेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। और दूसरा उच्चतर आविष्कार अभियान है, तो ये आपका क्या करना है, तो बेसिकली जितने भी आईआईटीज या आपके जितने भी ऐसे बड़े बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है तो उन्होंने इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिसर्च जो है वो प्रमोट करनी है और इंडस्ट्री के जो जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है। तो उसके लिए उच्चतर आविष्कार अभियान लॉन्च किया हुआ था। बट एज आई सेड कि इस उच्चतर आविष्कार अभियान को फिलहाल 2018 में इम्प्रिंट के अंडर में सब्ज्यूम कर लिया गया है, तो nothing to worry about it. To promote industry specific need based research in the educational institute to keep up the competitiveness of the Indian industry in the global market. ठीक है, तो IITs have been encouraged to work with the industry, identify areas where innovation is required और उसके solutions वगैरह लेके आओ ताकि इसको commercialize करके हम लोग और higher level पे लेके जा सके। ई शोध सिंधु और शोध गंगा क्या है, तो बेसिकली ई शोध गंगा जो है, तो शोध गंगा सिंपली मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी लोग जो होते हैं जिनको पीएचडी करनी है, मैं खुद भी नेट जेआरएफ हूं पॉलिटिकल साइंस में, तो मुझे भी रिसर्च फेलोशिप मिली हुई थी पॉलिटिकल साइंस की कि मैं पीएचडी कर सकता हूं और गवर्नमेंट जो है मुझे 42,000 मंथली रुपीज जो है वो देने वाली है ताकि मैं अपना रिसर्च आगे कंटिन्यू करते रहूं। लेकिन जब मुझे ये रिसर्च का जो प्रपोजल देना था तो मुझे सबसे पहले शोध गंगा पे जाना था और चेक करना था कि मेरा थीसिस ऑलरेडी किसी ने कंप्लीट किया हुआ है क्या, तो मैं उस डोमेन पर या उस टॉपिक पर रिसर्च करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इससे आपको एक चीज समझ लो कि जब भी जो भी पीएचडी के जो कैंडिडेट है बेसिकली उनको जिस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, जिस पे अपना थीसिस बनाना है, तो उसके लिए उन लोग जो है यहाँ जाके शोध करेंगे और फिर उन लोग जो है अपनी रिसर्च करेंगे। तो इट इज नथिंग बट अ रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस। ओके, सो इट इज अ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ऑल एमफिल पीएचडी थीसिस एंड डिसर्टेशन बाय यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया टू मेक इट एक्सेसिबल टू ऑल द इंस्टीट्यूट। और इसको जो इंप्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है वो है इनफ्लिबनेट। ओके, तो इनफ्लिबनेट ने जो है वो यूजीसी के साथ में मिलके अगेन सारे यूनिवर्सिटीज का डेटा कोलेक्ट करके एक साइट को मेंटेन कर रहा है। आप लोग अगर हो सके तो शोध सिंधु पे पक्का जाइएगा।
सॉरी, शोध गंगा पे पक्का जाइएगा, इसी के साथ में ई शोध सिंधु को भी पक्का देखिएगा। तो ये ई शोध सिंधु क्या है? अब तो इसमें बेसिकली आपको याद होगा, अगर आप में से किसी ने इंजीनियरिंग की है तो आप सब जो है वो IEEE के पेपर जो है वो रेफर करते थे किसी भी टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए, या इवन आप लोग अगर कुछ बताना चाहते हो तो आपको ये पहले कहीं ना कोई पेपर वगैरह पढ़ने पड़ते थे और फिर आप लोग अपना पेपर बनाते थे। तो बेसिकली आपको बिब्लियोग्राफी या और भी आपने कहां से क्या चीज रेफर की है ये सब आपको मेंशन करना पड़ता था। तो वैसे ही इंडिया के सारे जितने भी ऐसे ई रिसोर्सेज जो है वो आपको यहाँ पे ई शोध सिंधु पे मिल जाएगा। बट याद रखना, शोध गंगा जो है वो फ्री है, यहाँ पे आपको फ्री एक्सेस होगा, लेकिन इसमें एक्सेस उन्हीं को होगा जिन्होंने इसकी मेंबरशिप ली हुई है। तो बेसिकली ये मंथली जर्नल है, समझ लो सीधा सा। बाकी लोगों के लिए बता दूं कि ये हिंदू टाइप में है, कि हिंदू का अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो ही आपके ऐप पे आप लोगों को दिखने वाला है। तो वैसा ही इसका भी है कि शोध सिंधु का अगर सब्सक्रिप्शन लिया है देन यू कैन गेट एक्सेस टू द क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फुल टेक्स्ट, बिब्लियोग्राफी एंड फैक्चुअल डेटाबेस टू एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो एट लोअर रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन। दिस इज अबाउट द ई शोध सिंधु। लेकिन जिस पे अगेन हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की वो है शोध सिद्धि। तो क्या होता है? रिसर्च के नाम पर हमारे इंडिया में पहली बात रिसर्च ही कम हो रहा है। रिसर्च जो हो भी रहा है वो लो क्वालिटी का है। क्यों लो क्वालिटी का है? क्योंकि एवरीबडी इज बिजी इन कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, दैट्स इट। तो कॉपी पेस्टिंग में ही इन्वॉल्व है। तो इससे क्या हो रहा है? तो आपका प्लैगरिज्म जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये प्लैगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली बनाया हुआ है और ये सारी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को इंडिया जो है वो प्रोवाइड करवाएगा, ताकि ऐसे कोई भी प्लैगरिज्म को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो क्या है ये शोध सिद्धि? तो जो भी आपकी रिसर्च है तो शुद्धि है, तो वो आपका क्वालिटी होना चाहिए और आपने कहीं से भी इसको कॉपी पेस्ट नहीं किया होना चाहिए। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इन सबको दिया जा रहा है सितंबर 1, 2019 से। तो आई होप आपको शोध शुद्धि भी समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रोग्राम है वो है मार्गदर्शन। तो मार्गदर्शन कुछ नहीं है, आई डोंट थिंक इट इज मच इंपॉर्टेंट, बट सिंस हर तरफ में इसको डाला हुआ है तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट फॉर 3 ईयर प्रोवाइडिंग मेंटरिंग टू इंस्टीट्यूट बाय वेल परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट टू एनकरेज द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो जस्ट लाइक परामर्श, लेकिन परामर्श में क्या है? आप लोग NAAC के एक्रेडिशन के लिए काम कर रहे हो। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिंपल है कि आपका जो वेल परफॉर्मिंग जो इंस्टीट्यूट है बेसिकली वो गाइड करेगा आपके बाकी इंस्टीट्यूट्स को। तो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है AICTE और वो मार्गदर्शन देते रहेगा कि आप लोग इन प्रैक्टिसेस को करो, ताकि इवन आपकी भी रैंकिंग जो है वो हायर हो और आप लोग भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम कर सको। तो यही होगा आपका मार्गदर्शन में। अब जिसके ऊपर कब से यूपीएससी और बाकी भी एग्जाम क्वेश्चन पूछना चाहती है बट नहीं पूछी है, लेकिन उस पर पूछ सकती हैं। मैं जोक के तौर पे ऐसा भी बोलता हूं कि सिंस इसका सिंबल जो है वो मोर है और रिसेंटली मोदी जी मोर को अपनी गोदी में बिठाए हुए थे, तो इसलिए मे भी यूपीएससी कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसके बारे में पूछ ले। तो इम्प्रिंट क्या है? तो इम्प्रिंट बेसिकली जो भी आपके IITs या IISCs जो है, तो इनका एक जॉइंट इनिशिएटिव है ताकि आप लोग मेजरली 10 डोमेन के चैलेंजेस को एड्रेस कर सको। तो आप सबको पता है कि हम लोग जो है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 में हम लोग एंटर कर रहे हैं, जहां पे आपके स्किल जो है वो ज्यादा मायने रखेंगे, आपकी रिसर्च जो है वो ज्यादा मायने रखेंगी। तो इसलिए अभी से ही हमको इन डोमेन पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर रिसोर्सेज, एडवांस्ड मटेरियल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी एंड डिफेंस। तो इन 10 डोमेन्स पे हमको हाई रिसर्च करनी पड़ेगी और इसके लिए इम्प्रिंट प्रोग्राम मतलब इम्पैक्टिंग रिसर्च एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो ये वाली स्कीम जो है इम्प्रिंट इंडिया, ये 2015 में लॉन्च की हुई थी, जिसमें मेनली पहले आपके IITs एंड IISCs इन्वॉल्व थे। लेकिन इम्प्रिंट 2 को क्या किया है? तो मार्च 2018 में थोड़ा सा रिफॉर्म किया एंड नाउ इम्प्रिंट इज ओपन टू ऑल द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड एवरीथिंग, ताकि हम लोग कंपटीशन की स्पिरिट जो है वो हर एक में बना सके। तो मेन काम क्या थे? डेवलपिंग द न्यू इंजीनियरिंग पॉलिसीज, इंजीनियरिंग एजुकेशन पॉलिसी, और अगेन आपके क्लियर कट आपका रोड मैप बनाया जाए कि हम लोग कैसे हमको एम्पावर कर सकते हैं और इन 10 डोमेन में हम लोग सेल्फ रिलायंट बनेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया कि उच्चतर आविष्कार योजना जो है तो उसको इसके अंदर में अब सब्ज्यूम कर लिया है। तो आपको याद होगा कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक आपके IITs और बाकी इंस्टीट्यूट जो है वो काम करने वाले थे, तो इसको भी सब्ज्यूम कर लिया है। ऑल दीज projects are expected to result in publication and also the patents. This is what is the aim of imprint.
अब हम लोग अगली जिस स्कीम के बारे में बात करेंगे, तो आपको पता है एक वन ऑफ द प्रॉब्लम था अपना फंडिंग, क्योंकि हायर एजुकेशन के पास में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के पास में प्रॉपर फंडिंग नहीं है, तो उन लोग फिर रिसर्च के इक्विपमेंट वगैरह नहीं लेके आ पाते हैं, और इसी के अलावा फिर रिसर्च नहीं करते तो आपकी स्किल भी जो जिस तरीके की चाहिए वो डेवलप नहीं कर पाते हो, और फिर आप लोग पेटेंट वेटेंट भी फाइल नहीं करते हो। तो क्या किया गवर्नमेंट ने बेसिकली एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो एनबीएफसी, तो हेफा नाम की एक एनबीएफसी जो कि सेक्शन 8 कंपनी है, वो बना दी। ओके, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मतलब अभी की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और कनाडा बैंक ने मिलकर इसको बनाया हुआ है। तो 1 लाख रुपए करोड़ का इसका कॉर्पस होगा, जो कि बाय 2022 जितने भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको देने की कोशिश करेगा। तो द फंडिंग विल बी अवेलेबल टू गवर्नमेंट रन स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, मतलब सिर्फ आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही नहीं, तो ऐसे कोई अगर कुछ कुछ अच्छे परफॉर्मिंग अगर स्कूल्स हैं तो इनके लिए भी होगा। लेकिन याद रखना, ये हेफा जो भी पैसा देगा तो ये एनबीएफसी है, और एनबीएफसी का मेन काम क्या है, तो ऑब्वियसली फाइनेंसिंग है। लेकिन फाइनेंसिंग जब तुम करते हो तो क्या करते हो, ऑब्वियसली उस पर कोई ना कोई इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हो, तो बेसिकली दिस वुड बी अ ग्रांट रादर इट वुड बी अ लोन। तो आप लोग बोरो करने वाले हो, लेकिन बोरो करने की बोरो किससे करें, तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होनी चाहिए ना, बैंक हर बार नहीं देते हैं, तो इसके लिए फिर ये हेफा नाम की एजेंसी बना दी है। अब हेफा जो है वो आपकी एजेंसी है, लेकिन राइज जो है वो आपकी स्कीम है। तो ये स्कीम क्या है, तो बेसिकली रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन द एजुकेशन स्कीम। तो ये 2018 के बजट में स्कीम को लॉन्च किया हुआ था। तो ये स्कीम क्या है, बेसिकली जितने भी आपके ऐसे सेंट्रली फंडेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और खास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम, तो इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना चाहिए। इसी के अलावा इन्होंने अपने रिसर्च डेवलपमेंट को भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए फिर उनको 1 लाख करोड़ रुपए ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर, मतलब बाय 2022 इनको दिए जाएंगे। तो यही है, लेकिन अगेन याद रखना है, दिस वुड बी इन द फॉर्म ऑफ द लोन। तो इन लोगों को लोन के तौर पे लेना है और बाद में इस लोन को चुकाना भी पड़ेगा। यही है आपका हेफा एंड राइज। गाइज, हमारे पास में इतना टाइम नहीं कि इस वीडियो में हम लोग सारी की सारी चीजें इंक्लूड कर लें, बट आपको एक मैं असाइनमेंट देना चाहता हूं, बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी अभी आपके HECI के बारे में बात की हुई थी। तो आपके यूजीसी एक्ट और HECI एक्ट के बारे में पढ़ाई जरा अच्छे से कर लेना कि क्या इनके डिफरेंसेस हैं और क्या यूजीसी के प्रॉब्लम थे, इसलिए हमको HECI लेके आना पड़ा है। ओके, तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसको पक्का कीजिएगा, मे बी इस पे कोई क्वेश्चन ना आ जाए। फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, तो आप सबको पता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्यों लेके आए हैं। सिंपल सी बात है, अब भी के इस एग्जिस्टिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो क्या प्रॉब्लम थे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जाम है, और साल में सिंस एक ही बार एग्जाम होती है तो अगेन प्रेशर होता है स्टूडेंट पे कि एक ही बार में हम लोग इसको क्लियर कर ले। मल्टीपल टाइम ओवरलैपिंग ऑफ शेड्यूल होता है कि 2 एग्जाम आपकी एक ही साथ में आती है, और पुअर लर्निंग आउटकम्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी भी है। दूसरी बात क्या है कि जैसे हमारी GRE है या फिर हमारी GMAT जैसे जो एग्जाम है, तो इनको कैसे एकदम प्रोफेशनली हैंडल किया जाता है, इनके पीछे क्वेश्चन बनाने की एक रिसर्च टीम वगैरह होती है और वो सब काम करती है। लेकिन हमारे इन एजुकेशनल जो एग्जाम्स जो होती है उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही हम लोग करेंगे फिर कि हम लोग थोड़ा सा एकेडमिक एक्सेलेंस जो प्रमोट करेंगे। और अभी के एग्जिस्टिंग सिस्टम में देखें तो एकेडमिक एक्सेलेंस अभी तक रेस्ट्रिक्टेड है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, करप्शन है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है, पोर क्रेडेंशियल्स है, और अगेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी हाईली, मतलब बहुत ही कम है। तो इन सब को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक NTA नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बेसिकली ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 2017-18 के बजट में ही प्रोनाउंस कर दिया गया था, और बाद में फिर इसको ले आए हैं। तो ये आपकी ऑलमोस्ट 40 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट करेगी। तो अब ये कौन कौन से एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट करती है, मेनली JEE या फिर आपका CMAT हो गया, UGC की नेट एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होती है वो, अगेन JNU की जो एंट्रेंस टेस्ट है, ICR का ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, होटल मैनेजमेंट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, IIFT है। तो ये सब आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, मेनली इन सब एग्जाम इंक्लूडिंग नीट की जो एग्जाम है, उन सब को ये आपका NTA नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंडक्ट करवाएगी। लेकिन ठीक है, फाइनेंस वगैरह क्या है कि इनको एक बार के लिए हम लोग 25 करोड़ रुपए दिए हैं, बट उसके बाद में जो भी फीस वगैरह चार्ज करते हैं तो उसके थ्रू इन लोग ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन रहेगा और ये सेल्फ सस्टेन बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली अपने खर्चे खुद ही निकाल लेगा। ठीक है, तो इतना बस याद रखिएगा। लेकिन इसमें मुझे जो एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है वो ये है कि जो एग्जाम जो NTA कंडक्ट करेगी वो आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, और एटलीस्ट साल में 2 बार करने की कोशिश करेगा। Now, I would like to highlight one difference over here. There is a difference between
कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम एंड ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम जो होती है हमारी, तो वो क्या होती है कि इसमें आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड होगी, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होती है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड होता। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। बाकी इसके फंक्शंस मल्टीपल होंगे कि आइडेंटिफाई पार्टनर इंस्टीट्यूशन जिनके साथ में, जिनके यहाँ पे एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है और वहां पे हम लोग ये सारे टेस्ट वगैरह जो है वो कंडक्ट कर सके। इवन प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस सेंटर्स वगैरह बनाने होंगे। आपका एक R&D का पूरा पूरा टीम होगा जो कि क्वेश्चंस पे R&D वगैरह करेगा। अगेन वो सारे के सारे जो अपने पेडागॉगी वगैरह जो है इनके ऊपर में काम करेगा। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जितनी भी है उन सबको अडॉप्ट करने का काम करेगा, और यही सब आपके NTA के मेन फंक्शन होंगे। तो डेवलप स्टेट ऑफ आर्ट कल्चर ऑफ टेस्टिंग इन इंडिया बाय यूजिंग द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एक्सपर्टीज। फिर टू अंडरटेक एनी अदर एग्जामिनेशन, जो भी आपकी मिनिस्ट्री आपको बोलेगी, टू अंडरटेक द रिफॉर्म्स एंड ट्रेनिंग टू द स्कूल बोर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये है आपका NTA का मेन काम। अब आपके कुछ ज्यादा स्कीम नहीं बचते हैं, मेनली हायर एजुकेशन में नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। तो अब क्या प्रॉब्लम है, आज 12th के, आपके 10th के, मे बी आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, सारे जो आपके सर्टिफिकेट्स है वो फिजिकली आपके घर में प्रेजेंट है, लेकिन कभी अगर गुम हो गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। प्लस अगेन आपको उसका अटेस्टेशन करना है, और अगर कोई कॉलेज अगर वेरीफाई भी करना चाहते हैं तो कैसे वेरीफाई करें? अगर आप फेक भी अगर सर्टिफिकेट लेके आओगे तो भी उसको सही मान लिया जाएगा। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए अब हम लोगों ने NAD नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी बनाई हुई है, जिसमें क्या होगा कि आप लोग जो है बेसिकली जितने भी आपके मार्कशीट है, डिग्रीज है, डिप्लोमाज है या और कोई सर्टिफिकेट है, वो सारे डिजिटाइज्ड फॉर्म में एक अकाउंट में रख दिए जाएंगे, और उस अकाउंट को यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस भी एक्सेस कर सकते हैं। इन अकाउंट्स को अगेन आपके कोई एम्प्लॉयर वगैरह है वो भी एक्सेस कर सकता है, और तुम लोग भी एक्सेस कर सकते हो। तो यही है NAD, और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी नाम से ही समझ में आता है कि जितने भी रिसोर्सेस होंगे वो आप लोग डिजिटल फॉर्म में रखने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट जो है वो हायर एजुकेशन रैंकिंग्स है। अगेन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज NIRF की अभी 5th रैंकिंग रिलीज हुई है, और ऐसे जब भी ऐसे 5th रैंकिंग 5th रैंकिंग जब होती है, UPSC या और भी कोई भी एग्जाम पक्का क्वेश्चन पूछ सकती है। तो 2016 में फर्स्ट रैंकिंग रिलीज हुई थी, 2017, 18, 19 और 20, तो इन सब की रैंकिंग्स आपकी आते रहती है। तो जितने भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो उनका रैंकिंग करोगे तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा। तो IIT मद्रास जो है इस साल भी फर्स्ट रैंक पे आया है, पिछले साल भी फर्स्ट रैंक पे था, और इसके पहले IISc बैंगलोर जो फर्स्ट रैंक पे था। तो ब्रॉडली टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन, इन सब के बेसिस पे इनको रैंक किया जाता है, ताकि आपको ओवरऑल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, आर्किटेक्चर, लॉ, इन सब के स्पेसिफिक आपके सारे के सारे कैटेगरीज में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो जैसे अभी ये 11 जून को आपकी रिलीज हुई थी इंडिया रैंकिंग टू 2020, तो जिसमें से एक ओवरऑल स्कोर आपका मिलेगा, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटल, इन सब में आप लोग जा जाके एक एक की रैंकिंग देख सकते हो, और कौन सा कॉलेज आपको चूज करना है आप कर भी सकते हो। दूसरी बात, वर्ल्ड के भी कुछ ऐसे ही फेमस रैंकिंग है जिसमें से हम लोग यूजुअली ये वाला रैंकिंग फॉलो करते हैं, QS वर्ल्ड रैंकिंग। अब इसको कौन करता है? तो एक ब्रिटिश कंपनी है जो कि एजुकेशन में स्पेशलाइज करती है, वो इसको पब्लिश करती है। और वैसा ही टाइम्स का भी एक हायर एजुकेशन का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है जो आपका आता रहता है। तो द यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, दूसरे बाद में QS वर्ल्ड रैंकिंग है, और हमारा इंडिया का NIRF रैंकिंग है। इसके बाद में एक UDC प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ था। इसमें सिंपल आपको बस इतना ही याद रखना है कि दिस इज नथिंग बट अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि आपके यहाँ पे स्कूल जो है वो कौन कौन से, तो उसका GIS मैपिंग हो। अगेन जो जो स्कूल थे उनका रिपोर्ट कार्ड वगैरह बने, उनका डेटा वेरिफिकेशन वगैरह हो, उसका विजुअलाइजेशन हो, ताकि जब मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पे जब मैं बैठा हुआ हूं तो मुझे एक एक स्कूल का डिटेल जो है वो पता चले, तो ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इसीलिए आपका क्या बनाया है सिस्टम, कि मेरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जितने स्कूल है तो उन सब का एजुकेशन का इंफॉर्मेशन सिस्टम मुझे पता चलना चाहिए, वो है आपका UDC। ओके, तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और अभी रिसेंटली जनवरी 2019 में UDC प्लस प्रोग्राम जो है उसका लॉन्च किया हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बेसिस पे सारे स्कूल की रैंकिंग भी होने वाली है। आगे एक सेकेंड लास्ट प्रोग्राम जो हमको समझना है वो है वित्तीय साक्षरता अभियान, विशाखा भी बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या होने वाला है, बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं, ओके, तो जो स्टूडेंट्स हैं खास करके जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के हैं, तो उनमें हमको डिजिटल पेमेंट्स प्रमोट करने हैं। और दूसरी बात, उन्होंने बाकी लोगों को भी प्रमोट करने के लिए उनको मोटिवेट करना है कि आप लोग इसमें जितना हो सके डिजिटल पेमेंट करो।
तो अब कोविड के चलते तो अब एनी हाउ बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं, बट जब इसको लॉन्च किया था तब नहीं कर रहे थे, तो इसलिए सो टू एक्टिवली इंगेज यूथ स्टूडेंट of higher education institution to encourage and motivate all players and payees to use digitally enabled cashless economic transaction to transfer the fund. So this is nothing but example of leading by example. लास्ट प्रोग्राम जो हमको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में पता होना चाहिए वो है स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम क्या है और अभी ये न्यूज में भी था, एंड अगेन ऑलमोस्ट 95% चांसेस है कि इस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टडी इन इंडिया क्या है? बेसिकली बजट 2020 में ही इसको अनाउंस किया गया था। ये गलती से मैंने यहाँ पे 2010 लिख दिया है, 2020 है, तो फरवरी 2020 में इसको अनाउंस किया था, और इसके रिगार्ड में एक इंडसैट नाम की एग्जाम जो है वो लॉन्च की हुई है। तो कोई भी एग्जाम अब आपसे क्या पूछ सकती है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडसैट। तो सिंस यूजुअली हम लोग इनसैट वगैरह पढ़ते हैं या बाकी भी चीजें पढ़ते हैं तो अपने को लगेगा कि मे बी ये सैटेलाइट होगी, लेकिन ये सैटेलाइट नहीं है, रादर व्हाट इज इट? इट इज नथिंग बट अ टेस्ट। ठीक है, तो ये आपकी एडमिशन की टेस्ट होने वाली है जिसको हम बोलते हैं इंडसैट, जो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर का पार्ट है। तो बेसिकली ये स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम क्या है, तो हम लोग जो है वो जितने भी आपके बाकी के जो कंट्रीज हैं तो उनको प्रमोट, उनको हम लोग चाहते हैं कि उन लोग इंडिया में आए, ताकि अगेन इंडिया की डाइवर्सिटी बढ़े और इंडिया का नाम एजुकेशन में रोशन भी हो, और दूसरी बात इवन जो वर्ल्ड रैंकिंग्स है उन सब में हम लोग हाई स्कोर पे आए। तो इसके लिए ये स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में मिलकर लॉन्च किया। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को ही हमने एजुकेशन कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो 4 मिनिस्ट्रीज आपकी इन्वॉल्व है। इसके लिए ईडीसीआईएल नाम की कंपनी जो है वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन वेब पोर्टल है, और इन सब को ओके खास करके एशिया और अफ्रीका से जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये इंडसैट नाम की एग्जाम आपकी कंडक्ट होगी। ओके, तो जिससे इन लोग मतलब जितने भी फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में स्टडी कर सके। तो गाइज ये सब थे आपके हायर एजुकेशन के स्कीम्स के बारे में। आई होप आप सबको सारे के सारे स्कीम्स क्लियर हुए होंगे और आपको ये वीडियो देख के मजा आया होगा। आपके एजुकेशन में पक्का मैंने कुछ 2-4 शब्दों की भर या एडिशन जरूर डाला होगा। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन 1 पे। तो क्वेश्चन 1 का जो आंसर है वो है डी, दैट इज नन, बिकॉज 10+2 सिस्टम पहले था, लेकिन अभी 5+3+3+4, और दूसरी बात आपका वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से शुरू होने वाला है। राइट आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन 2 जो हम लोगों ने देखा था उसमें से अम्ब्रेला आईसीडीएस प्रोग्राम आपका कोर स्कीम है, कोर ऑफ द कोर स्कीम नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन 3 जो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था तो विद्यांजलि योजना, उसका सिर्फ एक ही एम है, दैट इज टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन provided in government school by taking help from the private sector and the community। बाकी इनमें से कोई भी इसके एप्लीकेशंस नहीं है। तो गाइज इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। गाइज यहाँ पे अपना आज का वीडियो खत्म होता है। अगले स्कीम में, अगले वीडियो में हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के स्कीम जो है वो कवर करेंगे। जितना हो सके गाइज अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप सबको पता है कि यहाँ पे मेरा इन सब एफर्ट का जो आउटपुट जो मुझे चाहिए वो है कि मैक्सिमम व्यूज, ताकि आपको भी पता है कि यहाँ पे एड वगैरह चलती है तो उससे कुछ ना कुछ छोटा मोटा इनकम इस तरफ में आ जाए। एनीवेज गाइज थैंक यू सो मच, और आई होप आप सब अपनी जो भी रिस्पेक्टिव एग्जाम जो आप लोग क्लियर करना चाहते हो वो आप लोग कवर करोगे। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।